किसी भी बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट, वर्किंग कैपिटल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, मतलब आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपर वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट आपके बिजनेस के प्लानिंग के दौरान नहीं किया तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपके पास जब रिक्वायरमेंट है, जब आपका सीजन है, जब आपकी मार्केट की डिमांड है और आपके पास उस टाइम वर्किंग कैपिटल फंड नहीं है, तो आप फेल हो जाते हैं। तो नॉर्मली बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो वर्किंग कैपिटल असेसमेंट या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को असर्टेन करना होता है। आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने ओन सोर्स फंड से भी पूरा कर सकते हैं और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को आप किसी बैंक से लिमिट लेके भी पूरा कर सकते हैं, जिसको हम वर्किंग कैपिटल लिमिट कहते हैं, सीसी लिमिट कहते हैं, जिसको ओवरड्राफ्ट लिमिट कहते हैं, जिसको बहुत सारे अलग अलग नामों से आप जान सकते हैं। बैंक गारंटी लिमिट्स होती हैं जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल है क्या, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। और इसका असेसमेंट कैसे करते हैं, इस वर्किंग कैपिटल को मैनेज कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि वर्किंग कैपिटल है क्या, तो हम बात करेंगे तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल फंड रिक्वायर्ड फॉर acquire the current assets to enable business industry to operate at the expected level। अगर आप किसी बिजनेस में जो करंट एसेट लेवल है, करंट एसेट जैसे हम सभी जानते हैं, कैश जो है, वो इन्वेंट्री है, जो रिसीवेबल्स है, उसको एक ऑप्टिमम लेवल पे अपने बिजनेस को आप रन करना चाहते हैं तो ये मेंटेन करना आपको ज़रूरी है। मतलब आप डे टू डे रिक्वायरमेंट में आपको कैश कितना चाहिए, आप अगर मार्केट में उधार दे रहे हैं तो आपको एक रिसीवेबल लेवल भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ और सिक्योरिटीज़ हैं, तो आपको अल्टीमेटली जो शॉर्ट टर्म्स है उनको आपको एक प्रॉपर बैंक बैलेंस है जो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए चाहिए। ये सारा कुछ मिला के वर्किंग कैपिटल को फॉर्म करता है। अगर हम दो तरीके की वर्किंग कैपिटल को एक ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं। अगर करंट एसेट को हम वर्किंग कैपिटल मानते हैं तो हम उसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अगर हम करंट एसेट्स में से जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, अगर हम उसको माइनस कर देते हैं तो वो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आती है। जहाँ तक बिजनेस असेसमेंट की बात है, वहाँ पे हम फोकस होते हैं वो NWC पे, मतलब नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को ही हम फोकस करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं आपके करंट एसेट्स को फाइनेंस करते हैं। तो जो उसका गैप होता है दैट इज NWC, उसी पे हम बात करेंगे, वो रिक्वायरमेंट है। लेकिन जरूरी जानिए कि करंट एसेट में क्या फॉल करता है। जो भी आपका कैश और बैंक बैलेंसेस है दैट इज द करंट एसेट। जो आप इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करते हैं, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, चाहे वो WIP हो, चाहे आपका फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक हो, उसको हम करंट एसेट का पार्ट मानते हैं। जो आपने मार्केट में उधार दे रखा है, जो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं जिस पीरियड के लिए हैं, वो भी आपका करंट एसेट का पार्ट है। कुछ आपने अगर अपने सप्लायर्स को, कि आपका बिजनेस ऐसा नेचर का है कि आपने उसको कुछ एडवांस कर रखा है, तो वो भी आपका करंट एसेट का पार्ट है। इसके अलावा बहुत सारे और करंट एसेट्स होते हैं छोटे छोटे, जिसको हम मिला के, जैसे हमने कुछ कहा कि आप कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, कुछ अगर आप ऐसे काम करते हैं जो शॉर्ट टर्म है, EMDs देते हैं जो शॉर्ट टर्म है, ये सारा कुछ मिला के करंट एसेट को फॉर्म करते हैं जो बिजनेस की डे टू डे रिक्वायरमेंट में आपको नीडेड होता है। और इनका सोर्स क्या हो सकता है? आप अपने सोर्सेज से कर सकते हैं, आप बैंक बोरोइंग से इसको ला सकते हैं, आप क्रेडिटर्स, जैसे हमने कहा ना कि आप को कुछ अगर उधार मिल जाता है, आपको अकाउंट पेबल्स हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं फंड करते हैं। कुछ आपका ऐसा बिजनेस नेचर है जहाँ से आप कस्टमर एडवांस पा जाते हैं, तो भी आपको ये एक सपोर्ट मिल जाता है आपको करंट एसेट को या आपकी वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अगर कहीं आपको बिजनेस ऐसा नेचर है जहाँ पे आप डिपॉजिट लेते हैं अपने जो आपके कस्टमर्स हैं, उसके बाद आप उनको प्रोडक्ट देते हैं, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं एक आपकी वर्किंग उसको पूरा करता है। तो ये सारा कुछ जो है वर्किंग के रिसोर्सेज हैं जो आपको, अब हम टोटल बात करेंगे, अगर इसको ऑपरेटिंग साइकिल की बात करेंगे या NWC जिसकी बात करते हैं, तो वो कैसे आपको इफेक्टिव होता है। तो उसके लिए पूरा ऑपरेटिंग साइकिल है जहाँ पे आप अपने पेमेंट को एक लेवल पे आप जो पैसा लगाते हैं अगेंस्ट रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और रिसीवेबल्स के केस में, और जब आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाता है और जिसमें आपको जो लाइफ साइकिल, आपको जो क्रेडिट मिला हो, उसके बाद जो फंड आपके पास बचता है या जो टाइम बचता है, उसको हम नेट ऑपरेटिंग साइकिल की बात करते हैं। अगर हम ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें तो तीनों में अलग अलग होता है। अगर हम सर्विस इंडस्ट्री है तो हमारे पास जो कैश रिसीवेबल्स है, मार्केट में हमारा पैसा लगा हुआ है, उतना ही हमारा साइकिल है, क्योंकि वो पैसा वापस आ जाएगा, हम काम कर लेंगे, क्योंकि हमको स्टॉक लेवल नहीं मेंटेन करना पड़ता सर्विस इंडस्ट्री में। अगर हम ट्रेडिंग में है तो हमको एक स्टॉक लेवल के लिए और जो हमारा मार्केट में पैसा बकाया हुआ है या जो रिसीवेबल्स हैं, वो हमारा
एक ऑपरेटिंग साइकिल को डिसाइड करते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं तो हमारा जो कैश, हमारा जो भी हमारा रिसिवेबल्स हैं, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, जो हमारा फिनिश गुड्स है, जो हमारा सेमी फिनिश गुड्स है, जो WIP है, सब मिला के ऑपरेटिंग साइकिल को डिसाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे ये सारा ऑपरेट, आपने समझ लिया कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ये सब ज़रूरत क्या है, कहाँ पे ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्यों ये असेसमेंट होता है, इसकी हमको ज़रूरत क्या है। तो आपको ज़रूरत है क्योंकि आप इसको समझिए और उसके प्रॉपर लेवल को मेंटेन करिए। दूसरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है जब हम किसी वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेते हैं। ज़्यादातर बैंक से ऐसी लिमिट, जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो फंड लेते हैं, और फंड लेते हैं तो एक असेसमेंट होता है। उस असेसमेंट के लिए बैंक आपसे क्या क्या पेपर्स चाहती है, पहले ये जानिए, फिर असेसमेंट कैसे होता है, उसके मेथड्स क्या है, ये भी जानना जरूरी है। आपको एक सिंपल एप्लीकेशन देनी होती है, वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन। अगर आप कोई टर्म लोन ले रहे हैं तो उसके साथ भी वर्किंग कैपिटल का इनबिल्ट आप कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, उसके साथ भी जा सकती है, इंडिविजुअली भी जा सकती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आपको अपने फाइनेंशियल्स देने पड़ते हैं प्रीवियस ईयर के लिए और प्रोजेक्शन के लिए भी। तो प्रीवियस ईयर्स में आपको बिजनेस का बिहेवियर पता चलता है, जिसके लेवल, जिसके अकॉर्डिंग बैंक आपके असेसमेंट को करता है। और फ्यूचर लेवल आपको प्रोजेक्शन इसलिए देने पड़ते हैं कि आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी इंक्रीज होनी है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कम असेस करना भी आपके बिजनेस के फेलोर का बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। तो बैंक आपको ऑप्टिमम लेवल पे वर्किंग कैपिटल देना चाहता है, ना एक्सेस ना कम। तो आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रख के वर्किंग कैपिटल लिमिट फिक्स की आती है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जो है वो फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड दोनों तरीके से होता है। फंड बेस्ड जहाँ पे आप इन्वेंट्री या अपने रिसिवेबल्स के लिए आपका जो है वो फाइनेंस लेते हैं, उसको हम फंड बेस्ड कहते हैं। जहाँ पे आप नॉन फंड बेस्ड अगर कोई बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट लेते हैं, जहाँ से आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं या मंगा रहे हैं तो आप LC इशू करते हैं, जिसके अगेंस्ट में आपके पास गुड्स आ जाता है, लेकिन वो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को ही पूरा कर रहा है, या बैंक गारंटी के अगेंस्ट में आपको सामान मिल जाता है, तो भी वो फंड डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन वो दैट इज द पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल असेसमेंट या फाइनेंस। इसके बहुत सारे असेसमेंट के मेथड हैं, जानना ज़रूरी है, क्योंकि बैंक्स आपको कभी कभी आपको बताते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हो रही है, आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको कम मिलेगा, आपको जो है वो आप ज़्यादा चाहते हैं। तो बैंक असेस कैसे करता है रिक्वायरमेंट, इसके बहुत सारे मेथड हैं। हम कुछ मेथड डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि हमको, आप किसी भी बैंक में कोई भी एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट इतनी आ रही है, फिर आप बैंक से अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, उनसे आप जो है वो जिरह कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, उनको कंपेल कर सकते हैं कि नहीं, मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये आ रही है, तो यू हैव टू फाइनेंस दिस मच ऑफ अमाउंट बिकॉज वी फॉलो द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ सच एंड सच रुपीज़। अब कैसे अलग अलग बिजनेस टाइप्स पे अलग अलग बिजनेस जो है वो उसके असेसमेंट के तरीके बदल जाते हैं आपके नेचर ऑफ द बिजनेस पे। अगर सर्विस सेक्टर, ट्रेडर, और जो हम ऑपरेटिंग साइकिल अभी हमने बात की, सर्विस सेक्टर, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ ड्राइंग ऑपरेटिंग साइकिल पे जो लोग फंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। ड्राइंग पावर मेथड है, जो ड्राइंग पावर है आपका पर्टिकुलर आपका स्टॉक है, उसमें एक ड्राइंग पावर निकाली जाती है, कुछ मार्जिन आपका माना जाता है कि इतना स्टॉक है, इतना बुक डेट्स है, इसमें आपको 25%, 30%, 40% आपका मार्जिन, उसके बाद ये आपकी लिमिट बन जाती है। टर्नओवर मेथड, जिससे कि आपका कितना टर्नओवर है उसके बेसिस पे लिमिट निकाली जाती है, 4 टाइम, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स के अकॉर्डिंग, कि अगर आप 1 करोड़ का टर्नओवर करते हैं तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो, अगर आप उसको 5 टाइम की बात करते हैं तो 20 लाख रुपीज़ आपकी वर्किंग जो है वो रिक्वायरमेंट बनती है। या प्रोजेक्शन से बात करते हैं तो प्रोजेक्टेड टर्नओवर का 20% और या नॉर्मल टर्नओवर का 25% एक्चुअल टर्नओवर के लोग बैंक आपको आराम से लिमिट दे देते हैं, और वो बाकी आपकी बैलेंस शीट का असेसमेंट नहीं करते अगर आप इस टर्नओवर मेथड में बैंक जाता है। MPBF मेथड, ये सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग है जो 5 करोड़ और अबव लिमिट के लिए लगता है। अभी हम इसकी बात भी डिटेल करेंगे। कैश बजट मेथड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है, जहाँ पे ऐसा नेचर होता है, जैसे कॉलेजेस हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, जहाँ पे स्टॉक का प्रॉपर लेवल नहीं मेंटेन होता, या ऑपरेटिंग साइकिल ऐसा होता है जहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं, जहाँ पे आपको कैश फ्लो के लिए पैसा चाहिए होता है, वो सारी चीज़ों के लिए अब ये, या सीजनल इंडस्ट्री है आपकी, जब आपको फंड चाहिए होता है, तो इस टाइप के मेथड के लिए रियल एस्टेट, कॉन्ट्रैक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या सीजनल क्रॉप के लिए हम कैश बजट पे मेथड पे जाते हैं कि आपकी शॉर्टफॉल क्या है, आपके बिजनेस के टाइम में, नेचर के टाइम में, सीजन के टाइम में, या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका कैश बजट मेथड से आपकी रिक्वायरमेंट को निकालते हैं। अब फिर से आ जाते हैं कि मेथड को और डिस्क्राइब करते हैं, जो मेथड की हमने अभी तक बात की।
उसमें आपको ये सारे मेथड कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसमें भी एक आपको अलग अलग एक चार्ट के थ्रू आपको डिस्क्रिप्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं। वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, जैसे हमने ऑपरेटिंग साइकिल को आपको बताया था कि रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और रिसिबल्स, ये सब मिलके और ऑपरेटिंग साइकिल बनाता है। आपकी कितने कितने दिन के हैं, अगर आपकी बालिया आपके पास स्टॉक लेवल कितना मेंटेन रखते हैं, आप 30 डेज का स्टॉक रखते हैं रॉ मटेरियल का, या 15 डेज का, आप उसको कन्वर्ट करने की वर्किंग प्रोग्रेस आपके पास रहता है। फिर आपका जो फिनिश गुड्स हो जाता है उसका टाइम क्या रहता है, उसके बाद आपका जो है वो जो आप रिसिबल्स देते हैं उनका कलेक्शन पीरियड कितना होता है। ये सारा मिला के एक ऑपरेटिंग साइकिल को डिफाइन करता है कि से आपका 90 डेज आ रहा है तो यू हैव टू बी द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 4 साइकिल इन ए ईयर। अगर 360 से आप डिवाइड करते हैं तो आपको 4 साइकिल, तो आपको एक साइकिल के लिए बैंक आपको फंड करता है। तो आपके डेज के अकॉर्डिंग, आपकी इन्वेंट्री लेवल के अकॉर्डिंग आपकी ऑपरेटिंग साइकिल निकाला जाता है। फिर हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं। इसमें अगर आपका टोटल टर्नओवर ऑपरेटिंग साइकिल पे ही हम बात कर रहे हैं अभी कि आपके टोटल एक्सपेंसेस अगर टोटल ऑपरेटिंग साइकिल में 60 लाख रुपीस के आते हैं, आपका टर्नओवर ज़्यादा भी है लेकिन रिक्वायरमेंट जो है वो 60 लाख का, अगर हम 4 साइकिल में बात करें तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो आप 15 लाख रुपीस आता है। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग आपका जो भी एक्सपेंसेस उसमें इनकर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइबिलिटी, आपकी वर्किंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल की लिमिट फिक्स हो जाती है। ड्राइंग पावर मेथड, जैसे हमने पहले भी डिस्क्राइब किया कि आपको जो है वो जो भी स्टॉक है, स्टॉक पेड होना चाहिए, मतलब जो भी स्टॉक है उसके अगेंस्ट में जो भी आपको क्रेडिट मिला हुआ है, क्रेडिटर से उसको लेस करने के बाद एक मार्जिन आपका निकल आता है 25%, 30% आपको पेमेंट हो जाता है। फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स में मार्जिन ज़्यादा लेते हैं बैंक्स, नॉर्मली 40% और 50%, बाकी आपकी डीपी आ जाती है। फिनिश गुड्स में जो है वो मार्जिन अच्छा रहता है, 25% ही रहता है, तो उसमें आपको बाकी लिमिट आ जाती है। जो आपके बुक डेट्स हैं, जो रिसिबल्स हैं, उसमें मार्जिन बैंक्स कभी कभी 30%, 40% और अप टू 50% लेते हैं, उसके अलावा आपको फंड हो जाता है। तो जो भी आपकी ड्राइंग पावर निकाली जाती है वो रॉ मटेरियल माइनस जो आपके क्रेडिटर्स हैं, मतलब जो पेड इन्वेंट्री है उसके अगेंस्ट में, और उसके अलावा सारे जो है वो आपके एक्चुअल वैल्यू जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको का मार्जिन आपको डिफाइन करना पड़ता है। बैंक जो है वो 25 to 50% तक मार्जिन आपका लेता है, मतलब इतना फंड आपको करना है, बाकी आपकी डीपी फिक्स हो जाती है। तो इसको हम जो है वो डीपी मेथड कहते हैं। फिर टर्नओवर मेथड, ये नॉर्मली जो है वो नैक कमेटी ने इसको जो है वो सजेस्ट किया था, और ये ज़्यादातर आपकी बहुत सारी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट या बैलेंस शीट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए करा जाता है, जिसमें आप अपने टर्नओवर बेस, जो बेसिकली आपका जो नेचर है वो टर्नओवर, हाई टर्नओवर बेसिस है, तो उस पर आपको 25% ऑफ द टर्नओवर या जो आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर है उसका 5% एज ए मार्जिन माना जाता है। अगर हम इसको एक्चुअल एनडब्ल्यूसी, आपके जो लास्ट फाइनेंशियल लास्ट बैलेंस शीट एक्चुअल एनडब्ल्यूसी निकाली जाती है, आपका 5% ऑफ द टर्नओवर और जो है वो एनडब्ल्यूसी, जो भी आपकी एनडब्ल्यूसी आई हुई है एक्चुअल एनडब्ल्यूसी बैलेंस शीट में, उसमें से हम इसको जो है वो जो 25% ऑफ द टर्नओवर है उसमें से या तो जो 5% ऑफ द प्रोजेक्टेड टर्नओवर है उसको लेस करते हैं, या जो आपकी 25% ऑफ द टर्नओवर है उसमें से हम जो आपका एक्चुअल एनडब्ल्यूसी आ रही है किसमें, एक्चुअल बैलेंस शीट में, लॉस ऑडिटेड बैलेंस शीट में, उसको हम लेस करते हैं। उसके बाद जो दोनों में से कम आता है उसको हम मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, मतलब उतना हम MPBF जो है वो डिसाइड करते हैं। ये बैंक का एक मेथड है जहाँ पर जो भी आप 5 करोड़ से ऊपर की लिमिट होती है उस पर ये एप्लीकेबल होता है। और इसमें जो है वो अगर आपका जो है वो 5% ऑफ द टर्नओवर है और जो NWC आपकी एक्चुअल आ रही है, अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो उतना मार्जिन एडिशनल बैंक आपसे कहता है इतना मार्जिन आप और लेके आइए। ठीक है, इसके बाद हम जो है वो टंडन्स सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग की बात करते हैं, जिसमें करंट एसेट की बेसिस, ये टर्नओवर बेसिस नहीं है, इसमें करंट एसेट्स की बेसिस पे निकाला जाता है। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ जो भी बैंक की बोरोइंग या सीसी लिमिट्स है उसको हटा के जो आता है उसमें करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं, वो वर्किंग कैपिटल गैप आ जाता है। उस वर्किंग कैपिटल गैप में हम ये देखते हैं कि मिनिमम जो है वो स्टिपुलेटेड NWC कितनी है। NWC जो है वो मिनिमम हम ले लेते हैं, उसके बाद एक्चुअल प्रोजेक्टेड टर्नओवर की NWC कितनी है वो ले लेते हैं हम। उसमें वर्किंग कैपिटल जो गैप आ रहा है उसमें से
मिनिमम स्टिपुलेटेड NWC या एक्चुअल NWC को माइनस करते हैं, उनमें से जो कम आता है उसको हम बैंक फंड कर देता है आपको। और अगर कोई भी NWC या इस टाइप का जो शॉर्टफॉल है उसको बैंक कहता है कि आप इसको और एडिशनल लेके आइए। ये सिंपली कुछ मेथड है, बहुत टेक्निकली जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कुछ आपका जो भी वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो तो आपको या तो टर्नओवर के अकॉर्डिंग आपको मिलती है, या आपकी जो करंट एसेट आपकी जो असेट है उसके अकॉर्डिंग मिलती है, या आपके जो ऑपरेटिंग साइकिल आपका बिजनेस कहता है उसके अकॉर्डिंग मिलती है। तो आपको इस सबको अच्छा स्टॉक लेवल अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे आपको जो है वो स्टॉक लेवल मेंटेन करना है, या आपको जो गुड्स आपको जो रिसिबल्स आप जो पीरियड के लिए दे रहे हैं, इन सबको डिसाइड करते हुए, और एक टर्नओवर आपको हमेशा अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि टर्नओवर वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए ज़रूर देखा जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है, और अप्रॉक्सीमेट 20-25% ऑफ द टर्नओवर आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट जनरल सेंस में डिफाइन होती है। तो इसलिए आपको टर्नओवर बेस पे, अगर आपका 1 करोड़ टर्नओवर है या आपका 100 करोड़ टर्नओवर है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप 20-25% आप वर्किंग कैपिटल लिमिट का अपना असेस कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू दी बैंक आपको कौन से लेंडिंग मेथड से फंड कर रहा है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। करंट रेशियो जैसे करंट एसेट ऑब्लिक करंट लायबिलिटी, हमने पहले बात की, क्या करंट एसेट है क्या लायबिलिटी, 1.33 होना चाहिए। किसी किसी केसेस में ये 1.21 तक भी एडमिसिबल है, इसको हम रखते हैं। एडजस्टेड करंट रेशियो की बात होती है, जहाँ पे हम लोग इसमें एक्सपोर्ट्स बिल्स को जो है वो करंट एसेट्स में से कम कर देते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात होती है, जहाँ पे टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को हम लोग जो है वो टोटल नेटवर्थ से माइनस डिवाइड कर देते हैं। तो ये नॉर्मली आउटसाइड लाइबिलिटीज़ 4 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दो रेशियोज़ हैं जो करंट एसेट रेशियो और TOL/TNW, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी ऑब्लिक टोटल नेटवर्थ को हम डिवाइड करके जो रेशियो निकालते हैं उसको 4 टाइम्स से ऊपर 4.5 कुछ केसेस में इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी में हम सारी बात करते हैं, बैंक की लाइबिलिटी, सिंडिकेटर्स की लाइबिलिटी, अनसिक्योर्ड लोन्स, ये जो भी जो कॉसी कैपिटल के अलावा जो भी है उसको हम डिवाइड कर देते हैं अपनी नेटवर्थ से। तो ये आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, वर्किंग कैपिटल कैसे असेस करते हैं, वर्किंग कैपिटल बैंक कैसे फाइनेंस करता है, ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वो चाहे आप सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग में कर रहे हैं, आज कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, कुछ भी प्लान कर रहे हैं, तो आप अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को असेस करिए, देखिए, और एक ऑप्टिमम लेवल की वर्किंग कैपिटल फंड को चाहे ओन फंड से चाहे बैंक फंड से मेंटेन करके चलिए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस का फेलोर का बहुत बड़ा रीज़न जो है वो वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट गलत होना है। इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपनी बिजनेस की प्रॉपरली असेस करिए, प्रॉपरली आप देखिए, और प्रॉपरली उस असेसमेंट, उस ऑपरेटिंग साइकिल को मेंटेन करिए। थैंक यू।